सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सशस्त्र सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। आतंकवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हुए भारत ने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार किया। इस पूरी कार्रवाई में सेना के सभी अंगों ने अद्भुत तालमेल का परिचय देते हुए अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की। भारत की सशस्त्र सेनाओं के बीच इसी तालमेल पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जो 2016 में कश्मीर में कोर कमांडर थे जब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, और इसके साथ ही ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं। सुर्खियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सतीश जी, हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या कार्रवाई हुई जो काफी समय से मीडिया में चर्चा में भी है, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे सेना के विभिन्न अंगों की तैयारी कितनी अहम थी और उनके बीच तालमेल की क्या भूमिका थी? सेना के तीनों अंगों में तालमेल है, खास तौर पे आजकल जबकि साइबर स्पेस और ऐसे कई और डायमेंशन हैं जो जुड़ गए हैं युद्ध क्षेत्र में, तो इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। मिलिट्री सिविल में भी बाउंड्री नहीं है और तीनों सेनाओं में तो कोई बाउंड्री नहीं रह जाती। और जो रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, एयर डिफेंस के जो यंत्र हैं, ये तीनों सेनाओं के पास होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन तीनों अंगों में, तीनों सेनाओं में तालमेल बना रहे, क्योंकि उससे अपनी शक्ति में, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में, अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा होता है। तैयारी कितनी है? वैसे तो हमेशा सेना तत्पर रहती है, तैयार रहती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये मौजूदा सरकार ने जो एक मुहिम सी चलाई है कि तीनों सेनाओं के काम आपस में समन्वय हो और इस तालमेल से भारत को फायदा हो, इस पे एक काफी बहुत बड़ी मुहिम चली है। मैं खुद चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से रिटायर हुआ था 6 साल पहले। उस समय सीडीएस नहीं थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं थे। जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। जब सरकार ने उनको नियुक्त किया था तो उसका मुद्दा, उसका उद्देश्य यही था कि तीनों सेनाओं को का एकीकरण हो सके, ताकि इसका सबसे अच्छा कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, यानी कि जो हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है, वो पूरी तरह से उभर के सामने आ सके। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि वो जितने भी कदम उठाए गए हैं वो अब सामने उनका टेस्ट हो गया, देखा गया। और जैसे आपने खुद कहा, हर भारतीय न सिर्फ महसूस करता है लेकिन इस बात पे गर्व भी महसूस करता है कि किस तरीके से तीनों सेनाओं ने एक होकर और जो एकीकरण है उसका परिचय दिया पाकिस्तान के सब इरादों को नाकाम करने में और अपने सभी टारगेट्स को, अपने जितने भी हमारे मुहिम थी, उनको पूरा करने में। और तालमेल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो सशस्त्र बलों के किस तरह के संयुक्त अभ्यासों और किस तरह की रणनीतियों की उल्लेखनीय भूमिका रही है? संयुक्त अभ्यास एक तरफ है जो कि हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा पिछले कुछ 6-7 सालों में ज्यादा जोर पकड़ा है इस पहलू ने। लेकिन उसके अलावा नेटवर्क से भी, यानी कि जो चीजें आजकल नेटवर्क से की जाती हैं, इंटरनेट के द्वारा की जाती हैं, उससे भी हमारा एकीकरण बहुत बेहतर हुआ है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक रडार है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले एक मिसाइल को या हवाई जहाज को रडार पिकअप करता है, यानी कि रडार सेंस कर लेता है कि दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट या मिसाइल या एक अटैक आ रहा है हमारी तरफ, तो वो रडार नेटवर्क में हमारे एक टारगेट डेजिग्नेट किया जाता है, कौन सा उपयुक्त मिसाइल या तोड़ या रॉकेट हमारी तरफ से जाना चाहिए उसको रोकने के लिए। अगर उधर से ड्रोन है तो अलग होगा उसका जो मिसाइल जाएगा, अगर वहां से कोई हवाई जहाज है तो उसका एयर डिफेंस का सिस्टम अलग होगा। तो वो इंटरनेट यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, नेटवर्क से, इंटरनेट नेटवर्क से डिसाइड किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सा उसके लिए बेस्ट वेपन सूटेड है। फिर वो टारगेट लोकेशन हो जाती है, तो उसके बाद उसको ट्रैक करना, उसको टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना, ये सारा कुछ जो है इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए होता है। तो एकीकरण में इसकी भी बहुत अहम भूमिका है।
आपने जैसा पहले कहा था कि साइबर और स्पेस, अगर हम इस पर गौर करें तो इस ऑपरेशन में ड्रोन्स की भूमिका बहुत अहम रही है, और दोनों तरफ से ड्रोन्स को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए भी देश की सेनाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, बहुत सफलतापूर्वक काम किया। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ड्रोन्स की बहुत अहम भूमिका हो गई है पिछले कुछ सालों में। न सिर्फ अभी के जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है, न सिर्फ उसको देखें, आप पहले देखें, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई हो, इसराइल गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हो, हर युद्ध क्षेत्र में आजकल ड्रोन्स की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। उसकी वजह यह है कि ड्रोन्स एक तो सब साइज के आते हैं, बहुत छोटा सा भी ड्रोन होता है और बिल्कुल हवाई जहाज नुमा बड़े ड्रोन्स भी हैं। ड्रोन्स सिर्फ इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ड्रोन्स में एक्सप्लोसिव डाल के वेपन की तरह भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स ऐसे भी हैं जो लॉयटर एम्यूनिशन की तरह काम करते हैं, यानी कि ड्रोन, वो कामिकाजे ड्रोन होते हैं जिसमें कि बम लगा होता है, एक्सप्लोसिव लगा होता है, और वो टारगेट के ऊपर मंडराता रहता है जब तक कि उसको टारगेट नहीं मिल जाता, सीख करके लॉक करके फिर वो टारगेट को नष्ट करता है। ड्रोन्स एक बहुत बड़ा लफ्ज है, उसके अंदर बहुत भांति भांति के और अलग अलग साइज के अलग अलग क्षमताओं वाले ड्रोन्स आते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण दूंगा मैं। रशिया की बहुत बड़ी वॉरशिप को, एक युद्ध पोर्ट को यूक्रेन ने तकरीबन नष्ट कर दिया था, जबकि यूक्रेन की कोई नेवी ही नहीं है। उन्होंने ड्रोन्स के माध्यम से, ऐसे हथियारों के माध्यम से उनके वॉरशिप को, एक युद्ध पोर्ट को, रशिया की इतनी बड़ी नौसेना है रशिया की, लेकिन उसको नष्ट कर दिया था। इतनी अहमियत और ऐसा अहम रोल ड्रोन्स कर सकते हैं, ये हमने पहली दफा देखा है। पहले एलओसी पर, नियंत्रण रेखा पर भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार ड्रोन पकड़े गए, कोई क्रॉस कर गए, उनकी तरफ से कभी कोई ड्रग्स और वो हथियार फेंक जाते थे इधर पंजाब में, जम्मू क्षेत्र में, तो ये ऐसे वारदातें होती रही हैं। लेकिन इस तरह से यूं ड्रोन्स का इस्तेमाल, इन सब टाइप के ड्रोन, जैसे मैंने कहा अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं, इन सब टाइप के ड्रोन्स का इस्तेमाल होना न सिर्फ अटैक करने में, लेकिन अटैक को विफल करने में भी, तो ये एक पहल है इतने बड़े पैमाने पे। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है सुनने वालों को कि इसमें काफी हद तक हमारे मेक इन इंडिया वाले, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड हमारे जो कंपनियां हैं, वो जो ड्रोन्स बना रही हैं, वो भी ड्रोन्स शामिल थे, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन का एक और पहलू है तकनीकी पक्ष, और इसके अलावा है खुफिया तंत्र। इस पूरे ऑपरेशन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या आप एक एक करके बताना चाहेंगे कि तकनीकी पक्ष और खुफिया तंत्र, इस पूरे तालमेल में इनकी कैसी भूमिका रही? दोनों की भूमिका बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 4 दिन के ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है, इस ऑपरेशन के दौरान तकनीकी पक्ष बहुत आला दर्जे का रहा। और जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली दफा कॉम्बैट टेस्टिंग हुई है, इसका इस्तेमाल और उसकी टेस्टिंग हुई कि हाँ, ये सही मायनों में काम आएगा। एक एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में किसी चीज का इस्तेमाल करना एक अलग मायने रखता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जबकि दुश्मन के अपने भी ऐसे ही यंत्र काम कर रहे हैं, तो उनके सामने, उनके फेस ऑफ एनिमी जब काम करते हैं, तो उसका एक अलग महत्व होता है और उसकी एक अलग टेस्टिंग हो जाती है। तो तकनीकी पक्ष बहुत अच्छा रहा। जो खुफिया तंत्र है हमारा, इंटेलिजेंस बिल्डिंग जो है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये एक लगातार की जाने वाली चीज है। ये अचानक आप एक दिन में इंटेलिजेंस पिक्चर नहीं बना सकते, आप मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। वो एक हमेशा करते रहना पड़ता है, उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, उसकी रोज नहीं तो हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद उसको, जो भी उसमें कोई बदलाव होते हैं वो आप इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और इसमें बहुत सब्र की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। तो मेरी समझ से वो कार्रवाई भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। जब डिसाइड किया गया, जब इसका निर्णय ले लिया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम न सिर्फ उग्रवादियों को, जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है, इस घटना, पहलगाम वाली घटना को अंजाम दिया है, बल्कि हम उनके बैकर्स को, उनको सपोर्ट करने वालों को भी निशाना बनाएंगे, चाहे वो पार क्यों ना हो। और वही किया गया। इतनी बारीकी से, इतनी सटीक तरीके से आप अगर टारगेट को हिट करते हैं कि ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, या ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, या ये मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का कोई ठिकाना है, इन सब को अगर आपने हिट करना है, तो आपके पास पहले तो सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब खुफिया तंत्र से आपके पास एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है, कहाँ पे वो है स्थित, और बिल्कुल उसी जगह पे हिट करना है। आपके पास लोकेशन अगर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है,
फिर दूसरा पहलू आता है ये आपका तकनीकी पक्ष कि आप बिल्कुल उसी जगह पे मार सकते हैं कि नहीं। हमारे टेक्निकल चीजों इन दोनों का जो समन्वय इतना अच्छा रहा कि जहां पे हमारे टारगेट्स को हमने हिट किया है, जो भी हमने मिसाइल यूज किए हैं, अगर दुश्मन का कोई ड्रोन या कोई उसके मिसाइल आ रहे हैं तो हमारा आकाश तीर बहुत अच्छा साबित हुआ। हमारे ब्रह्मोस जो उनका जो एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सर्कुलर एरर ऑफ सीईपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं समझाने के लिए ये कहना चाहूंगा हिंदी में कि अगर आप एक जगह पे निशाना साध रहे हैं तो उससे 1 ही मीटर दूर गिरेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता जो सेनाओं के, तीनों सेनाओं के जब प्रवक्ता थे, या उसके पहले जब डेली ब्रीफिंग में दोनों वायुसेना और सेना की जो महिला अफसर थी और साथ में विदेश सचिव थे, इन्होंने फोटोएं दिखाई, वीडियो दिखाए कि ये रहा टारगेट, अब ये जा रहा है, मिसाइल दिखाई देता है कि ये मिसाइल पहुंच रहा है या ये बम है और ये वहां पे हिट करता है। जैसे वो अपने निशाने पे आता है, उसके पहले का फोटो और उसके बाद का फोटो उन्होंने दिखा दिया। पिछली दफा जब 2016 में हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस समय मैं कोर कमांडर था कश्मीर में जब हमने इसको अंजाम दिया था। 2019 में जब हमने जब्बा टॉप बालाकोट के पास स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, तरह तरह के सवाल उठे थे। उन सबसे सीख लेते हुए इस दफा तकनीकी पक्ष भी अच्छा था, खुफिया तंत्र भी अच्छा था, और ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन देना, जो सूचना का देना, इस तरीके से सूचना दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाद में सीनियर अफसरों ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें दी 11 तारीख को, उसमें इतना अच्छे तरीके से दिखाया कि कोई सवाल उठने की गुंजाइश ही नहीं है। सवाल उठने से पहले उनका उत्तर दे दिया गया, कोई सवाल नहीं उठ सकते अब। सतीश जी, जैसा आपने बताया कि सेना के सभी अंगों ने अद्भुत तालमेल के साथ काम किया इस पर, और ऑपरेशन सिंदूर से देश को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। तो आपके मुताबिक अभी हमने कौन सी चुनौतियों की पहचान की है और उसके लिए आगे किस तरह के तालमेल की आवश्यकता होगी? देखिए, युद्ध क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छी चीजें हैं। अगर हमारा जैसे इस वक्त सब समन्वय अच्छा रहा, तालमेल अच्छा रहा, नतीजे अच्छे रहे, लेकिन फिर भी अंदर सेना हमेशा अपना निरीक्षण करती रहती है और उस निरीक्षण से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, ताकि आने वाले समय में इन पहलुओं पे हम अपने आप को बेहतर बना सकें और एक बेहतर नतीजा हासिल कर सकें। इन पहलुओं पे मैं एक एक करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जो खुफिया रहनी चाहिए। मान लीजिए हमने कोई चीज सीखी है और हम उसमें इम्प्रूवमेंट या उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उसकी हमें चर्चा करनी भी नहीं चाहिए पब्लिक डोमेन में, यानी आम जनता के सामने, क्योंकि फिर वो दुश्मन तक भी बात पहुंचती है। इसलिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सीख हमेशा मिलती है, चाहे हमारा इस बार अच्छा ऑपरेशन रहा हो, पलड़ा भारी रहा हो, और इसके जरिए हम अपने आप को हर पक्ष में, खुफिया तंत्र, तकनीकी पक्ष, समन्वय, ट्रेनिंग, हर चीज में हम अपने आप को उसकी वजह से बेहतर बना सकते हैं आने वाले समय में जब कभी भी जरूरत हो। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सशस्त्र सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में